Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of solution। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं या फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पुराने डाउट्स क्लियर कर देता हूं। तो कुछ लोग कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं कि सर आप हेनरीज लॉ कब पढ़ाएंगे, जबकि एनसीईआरटी बुक में तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में ना पढ़ के मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वहाँ सॉल्वेबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हेनरीज लॉ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग इस टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना है यहाँ पर। तो देखो मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इसमें देखो मैंने क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया। क्लियर है? और इसमें मैंने क्या किया, 180 ग्राम ग्लूकोज को क्या कर दिया, डाल दिया। क्लियर है? और जैसा कि आपको पता है वाटर यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब ये सॉल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है? इसको जैसे इसमें डालोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इसका जो RLVP है, RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो जैसे आप इसको डालोगे इसमें, मैंने मान लिया कि जिसका RLVP की वैल्यू आई वो कितनी आई है, x आई हुई है। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, एक सेकंड कंटेनर लिया, इसमें भी मैंने क्या किया, वाटर का अमाउंट सेम लिया, मतलब यहां पर भी क्या लिया, 1 लीटर वाटर लिया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐड कर दिया 60 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया। और यूरिया भी जैसा कि पता है आपको सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड है, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। और यूरिया भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, यानी मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है और इसमें भी क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। क्लियर है? तो मान लो बच्चों इसका जो RLVP आ रहा है वो भी कितना है, y है। दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, दोनों कंटेनर का वो भी सेम है। ठीक है? अब मैंने पूछा बच्चों बताओ RLVP इसकी वैल्यू x है, इसका RLVP y है, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो x ग्रेटर देन y होगा, या सेकंड वैल्यू x इक्वल टू y होगा, या थर्ड आंसर x लेस देन y होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्लियर है? आपको समझ में आ रही बातें सारी? तो बच्चों देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर बच्चों, यहां पर 1 लीटर वाटर है और यहां पर भी 1 लीटर वाटर है, तो यहां पर जितना अमाउंट वाटर है यहां पर भी उतना अमाउंट वाटर है, यानी जितने मोल्स वाटर के यहां पर होंगे उतने मोल्स वाटर के यहां पर होंगे। क्लियर है? यानी बोथ साइड में अगर तुम देखो नंबर ऑफ सॉल्वेंट के जो मोल है, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट की क्या है, वो सेम है। आ रही बात समझ में? चलो फिर ठीक है। अब मैं बात करूं ग्लूकोज, देखो यहां पर याद है B मतलब क्या होता है, B से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स। तो ग्लूकोज के मोल निकालो, 180 ग्राम है और उसका मोलर मास भी 180 होता है, तो मोल्स कितने आएंगे, 1 आएंगे। यहां मैंने बोला बताओ सॉल्वेंट के मोल्स निकालो, सॉल्वेंट के मोल्स मैंने मान लिया Na आ गया। निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है और वाटर की डेंसिटी आपको पता होती है 1 ग्राम पर ml, यानी 1 लीटर को आप 1 kg लिख सकते हो, यानी 1 kg वाटर मतलब वाटर का मास पता है तो आप मोल निकाल सकते हो। क्लियर है? बट यहां पर निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने Na मान लिया। अब देखो बच्चों यहां पर मैंने पूछा बताओ सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, तो B मतलब सॉल्यूट कितना होगा, इसका मास 60 है, मोलर मास भी 60 है, तो मोल 1 आ गया, 60/60। मैंने पूछा बता बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे, उसको मैंने Na माना था यहाँ पर, तो वहां पर भी कितना होगा, Na होगा। क्लियर है? तो अब बच्चों मैं RLVP निकालता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है RLVP का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 इक्वल टू XV, ये पढ़ा है हम लोगों ने। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज आप क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लो, सॉरी ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्या हो, प्लेलिस्ट में जाओ और ये वीडियो को वॉच कर लो तो आपको याद आ जाएगा।
तो देखो RLVP क्या होता है, आप इस वैल्यू से भी निकाल सकते हो, XV की वैल्यू है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो बच्चों XV की जो वैल्यू होगी वो RLVP होगा। क्लियर है? अब XV मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, मैं लिख देता हूं। XV मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो जिसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके RLVP की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। क्लियर है? यहां पर देखो सॉल्वेंट के मोल दोनों साइड में सेम है और सॉल्यूट के मोल्स भी दोनों साइड में क्या है, सेम है। जब सॉल्वेंट के मोल सेम है, सॉल्यूट के मोल सेम है, तो दोनों साइड में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। और दो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सेम आएगा तो RLVP क्या होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब RLVP की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्योंकि यहाँ XV इक्वल टू क्या होता है, मैं लिख देता हूं, XV मतलब क्या हो, NB अपॉन NA प्लस NB। ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब दोनों साइड में NA सेम है, दोनों साइड में NB सेम है, इसका मतलब RLVP दोनों का क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा मतलब इसका X इक्वल टू वाई, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ पा रहे हो बात आप लोग? तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का देखो सेकंड पार्ट में बता रहा हूं आपको। मैंने इसमें क्या किया, मान लो मैंने इसमें ऐड कर दिया 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। यहां पर भी 1 लीटर वाटर है, यहां पर भी 1 लीटर वाटर है, मैंने यहां पर 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया जो कि पहले भी ऐड कर रहे थे, ठीक है। जबकि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने डाल दिया 58.5 ग्राम NaCl डाल दिया। पहले हम लोग क्या डाल रहे थे, वहां पर यूरिया डाला था, अब यूरिया ना लेके मैंने NaCl डाला। अब यूरिया और NaCl में डिफरेंस क्या होगा, पहली बात देखो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज क्या है तुम्हारा, नॉन वोलाटाइल है, NaCl भी क्या है, नॉन वोलाटाइल है। क्लियर है? जबकि ये देखो ग्लूकोज क्या होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का देखो यहां पर बच्चों यूज होने वाला है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप नोट्स को रिवाइज कर लेना। हम लोग ने आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको नोट्स में भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, वो आयनिक इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो को वॉच कर लो, वहां पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्लियर है? तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि NaCl क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है? अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे मैं पूछूं यहाँ पर बताओ बच्चों, NB मतलब सोल्यूट के मोल्स कितने आएंगे, 180/180 मोलर मास है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जबकि मैंने पूछा बच्चों बताओ NaCl क्या मोल्स कितने आएंगे, तो NaCl के मोल्स देखो यहाँ निकालो कितने आएंगे, मास कितना है 58.5 और मोलर मास भी कितना है 58.5, ठीक है। तो यहां पर मोल्स कितना आ गया NaCl का, ये 1 मोल आ गया। यहां तक भी समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला बच्चों बताओ इसका RLVP मान लो X दिया हुआ है और इसका RLVP Y है, मतलब किसके RLVP की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका RLVP ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, कि अभी भी दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन को, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 लीटर वाटर है, यहां पर भी 1 लीटर वाटर है, अमाउंट वाटर का सेम है, यहां पर जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे वाटर है, तो वाटर का अमाउंट सेम है, इससे वाटर के क्या हो जाएंगे, मोल सेम हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर Na मोल्स मान लिया तो यहाँ पर भी Na मोल्स हो गया। क्लियर है? मैंने इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया तो ग्लूकोज के कितने मोल डाले, 1 मोल डाला। यहाँ पर इतने ग्राम NaCl को डाला, कितने मोल डाले, 1 मोल डाला। क्लियर है? अब मैंने पूछा यहाँ पे जो RLVP की वैल्यू आ रही है वो अगर X आ रही है और यहाँ पे जितनी वैल्यू आ रही है उसको आप Y मान लो, तो बताओ बच्चों कौन सी RLVP की वैल्यू ज्यादा होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं सेम टू सेम। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहाँ पर NaCl और ग्लूकोज देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो अगर आप ग्लूकोज को यहां डालोगे
तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, जबकि NaCl को डालोगे तो क्या होगा, वो डिसोसिएट कर जाएगा। कैसे डिसोसिएट करेगा, NaCl एक्वस क्या बना देगा यहाँ पर, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस हो गया। आ रही बात समझ में? यानी आपने NaCl के 1 मोल डाले तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया और इसके 1 मोल बन गए। यानी टोटल मोल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल 2 मोल्स हो गए। क्लियर है? आपने डाला 1 मोल था और 2 मोल यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि NaCl डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ये हम लोग ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आयनिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में, जो कि 11th क्लास में है। ठीक है, तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल्स दोनों साइड में बराबर है, तो सोल्यूट के मोल्स किसके ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का 1 मोल है, जबकि यहाँ पे मोल्स कितने हो गए, 2 मोल हो गए। तो मोल ज्यादा होंगे तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा आएगा, और मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा तो RLBP की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर है? यानी मैंने पूछा बताओ x और y में बताओ कौन सा RLBP ज्यादा होगा। अब x ज्यादा नहीं होगा, ना ही y क्या होगा, ये दोनों बराबर भी नहीं होंगे। कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, y की वैल्यू। क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था और वो क्या हो गया था, डिसोसिएट कर गया था। आ रही बात समझ में? तो ऐसी प्रॉपर्टीज समझो, यहाँ पे सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो RLBP किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल क्या थे, डिसोसिएट नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट कर जा रहे थे। क्लियर है? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो नोट करिए आप। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको एग्जांपल समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो देखो, ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है आप लोगों को? तो अभी हम लोग ने एग्जांपल लेके समझ लिया इसको। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोगों ने 2 चीजें एज्यूम की हुई हैं, तो आपको वो मान के चलना है। पहली बात, जो हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। क्लियर है? तो पहली बात, तो सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, आपको कोई भी वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं लेना है। सेकंड, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होना चाहिए। क्लियर है? यानी लिक्विड यानी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और सॉल्यूट का अमाउंट कम होना चाहिए। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब समझ में आता है आप लोगों को? क्लियर है? अगर आपको अभी भी नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। तो आप इसको नोट करो, मैं इसको रफ करता हूं। तो देखो मैं रफ कर रहा हूं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली 4 टाइप्स की होती है।
पहले क्वेश्चन ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है। और हम लोग पढ़ेंगे मेनली 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट देखो क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग RLBP पढ़ते हैं। RLBP मतलब क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं लिख देता हूं, क्लियर है। फिर देखो हम लोग सेकेंड डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद, डेल्टा टीबी, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। फिर थर्ड नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे डेल्टा टीएफ मतलब होता है डिप्रेशन इन एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर पर ओपी। ओपी मतलब यस ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। तो बच्चों देखो 1 बाय 1 हम लोग सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इन चारों को पढ़ने से पहले आपको वन टॉप फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वन टॉप फैक्टर के बारे में बताऊंगा कि वन टॉप फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। क्लियर है। तो पहले हम लोग वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ाएंगे। क्लियर है आप लोगों को। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वन टॉप फैक्टर के बारे में। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है। तो देखो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, उसमें एक बार मैंने एग्जांपल में दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, तो हम लोगों ने RLBP कंपेयर किया था, तो दोनों का RLBP सेम आ रहा था अगर मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल सेम लिए थे तो। फिर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया था जिसमें ग्लूकोज के साथ मैंने क्या लिया था, एक अलग कंटेनर में NaCl लिया था, तो वहां पे RLBP चेंज हो गया था। क्यों चेंज हो गया था, क्योंकि NaCl क्या हो गया था, डिसोसिएट कर गया था। आ रही बात समझ में आप लोगों ने। ठीक है। तो देखो तो वन टॉप फैक्टर का टर्म कब आएगा, जब या तो सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा या तो एसोसिएट करेगा। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो यहां पर वन टॉप फैक्टर का टर्म नहीं आएगा। क्लियर है। तो मैं बच्चों यहां पे लिखता भी जा रहा हूं साथ में। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, समझ में आ रही बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यानी आई का टर्म आएगा ही नहीं, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आई का टर्म कब आएगा, जब आप क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइट लोगे। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब 1 नहीं होगी तो मतलब क्या होगी, तो इस केस में देखो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है एंड आई की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। क्लियर है। अब 1 से ज्यादा कब होगी या फिर कितनी होगी 1 से ज्यादा, वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं 1 से ज्यादा कब आएगी, जब सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट जब डिसोसिएट करेगा। ठीक है ना। यानी जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी वो डिपेंड करेगा, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी कब आएगी, जब सोल्यूट क्या करेगा, एसोसिएट करेगा, मतलब जब एसोसिएशन वाला केस आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो जब भी आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लोगे तो आई आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। ध्यान से समझना। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन में ही आई का टर्म आने वाला है। क्लियर है। तो देखो बच्चों यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं या इसका मतलब क्या होगा। देखो तो आई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ solute particles after dissociation। डिसोसिएशन या फिर आप क्या ले सकते हो, यहां पर दोनों ही केस ले सकते हो, एसोसिएशन, दोनों में एक लेना है। ठीक है ना।
तो नंबर ऑफ, अगर मान लो डिसोसिएशन हो रहा है तो I इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ solute particles before डिसोसिएशन। क्लियर है? या फिर अगर एसोसिएशन वाला केस होगा, या तो सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करेगा तो एसोसिएट करेगा। अगर डिसोसिएट करेगा तो I इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। अगर मान लो सोल्यूट एसोसिएट कर रहा है तो I इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो I की वैल्यू हम लोग डिसोसिएशन एसोसिएशन में ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? चलो अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट, ठीक है ना? तो मैं रफ करने वाला हूं। तो बच्चों अभी आपको बस ये याद रखना है कि I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 1 होने वाली है और इलेक्ट्रोलाइट में 1 नहीं होगी। क्लियर है? या तो 1 से ज्यादा होगी या तो 1 से कम होगी। तो देखो मैं बच्चों रफ कर रहा हूं इसको। तो 1 से ज्यादा कब होगी? जब डिसोसिएट करेगा सोल्यूट, और 1 से कम कब होगी? जब एसोसिएट करेगा। तो बच्चों देखो यहां पर पहले मैंने क्या लिया, पहले मैं मान लो डिसोसिएशन वाला केस ले रहा हूं, ठीक है? और मैंने किसको डिसोसिएट कराया? मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हो? डिसोसिएट करवा रहे हो। ठीक है, चलो डिसोसिएट कराते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया यहां पर, मान लो NaCl ले लिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आप इसको डालोगे सॉल्वेंट में, मान लो सॉल्वेंट हमेशा क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, नहीं कुछ दिया मतलब वाटर है, तो सॉल्वेंट को जैसे डालोगे तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+H+ और Cl-H+। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट्स को रिवाइज करना, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे वीडियो बना रखा है मैंने, उसको वॉच कर लेना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। क्लियर है? तो जैसे आप इसको सोल्यूट को डालोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, देखो I की वैल्यू कितनी आएगी, मान लो यहाँ पर A मोल्स थे, ठीक है? तो जैसे डिसोसिएट करेगा तो यहाँ मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर भी A बन जाएंगे और यहाँ पे भी A बन जाएंगे। तो मैंने पूछा बच्चे बताओ I की वैल्यू कितनी होगी, तो I की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसके मोल्स भी ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, यहाँ पर 2A हो चुका है। अरे बात समझ में, A कितना हो गया, 2A हो गया। अब बिफोर डिसोसिएशन कितना है, जब डिसोसिएट नहीं हुआ था तब A माना था मैंने, तब ये A था। तो बताओ और कि I की वैल्यू कितनी आएगी, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। यानी यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यानी ये जितने पार्ट में डिसोसिएट हुआ I की वैल्यू कितनी आ गई, उतनी आ गई। अगर ये 3 पार्ट में डिसोसिएट होता तो I की वैल्यू 3 आ जाती। अगर ये 4 पार्ट में डिसोसिएट होता I की वैल्यू 4 आ जाती। तो बच्चों देखो यहाँ पर मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में पूछे जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो वीक भी सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करवाता हूँ। तो देखो कैसे निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैल्यू। अब इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो मैंने क्या लिया यहाँ पर, मान लो मैंने सपोज करो कि AB ले लिया, ठीक है? AB को इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं लिख देता हूं यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, फर्स्ट केस है, सेकंड है। ये फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, सेकंड क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है?
चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे, मैंने वीक में क्या ले लिया, CH3COH ले लिया, एक वीक एसिड ले लिया। तो वीक एसिड जैसा कि पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट तो करेगा बट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, यानी देखो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहां तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया, T इक्वल टू 0 पे मान लो मैंने इसके A मोल्स ले लिया, और T इक्वल टू फिर क्या होगा, T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डिसोसिएट करेगा। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना सीखा था हम लोगों ने, किसमें सीखा था, क्लास 11 के केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में, ठीक है ना। तो अगर मान लो अल्फा हम लोग हमेशा 1 से लेते हैं, तो अगर 1 मोल है तो अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा। तो A मोल है तो कितना होगा, 1 से अल्फा, तो A से कितना होगा, A अल्फा कम हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पे कितना आएगा, ये A अल्फा आएगा, ये A अल्फा आएगा। कैसे आया, जब ये 1 कम होगा तो 1 आएगा, तो ये A अल्फा कम होगा तो A अल्फा आएगा। ये भी कितना आएगा, 1 से 1, तो A अल्फा से A अल्फा। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। तो अब देखो मैं बच्चों बताता हूं यहां पर, अब यहां पर चलो I निकालते हैं। तो यहां पर देखो I कितना होगा, बिफोर डिसोसिएशन सोल्यूट के मोल्स कितने थे, सोल्यूट के मोल्स A था बिफोर डिसोसिएशन। मैंने पूछा आफ्टर डिसोसिएशन सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, अब आप इसको ऐड कर दो, तो A अल्फा और A माइनस A अल्फा, तो यहां पर आएगा A प्लस A अल्फा आ गया। क्लियर है। तो मैंने पूछा बताओ बच्चों I की वैल्यू क्या होगी, तो I इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, इतने मोल्स आ रहे हैं और पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स होता है, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ रेशियो आ रहा है, डिवाइड बाई बिफोर, मतलब ये आ गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस अल्फा, यानी I इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 प्लस अल्फा आ रहा है। क्लियर है। और अल्फा मीन्स क्या होगा, मैं लिख देता हूं, अल्फा मीन्स क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। क्लियर है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ठीक है। तो आपको दिया जाएगा, मान लो अगर सपोज करो आपको दे दिया गया कि 80% डिसोसिएशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर 80% डिसोसिएशन हो रहा है तो बताओ बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, हम लोग अल्फा हमेशा 1 से कंसीडर करते हैं। जैसे परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 से निकालते हैं, ठीक है ना। और फ्रैक्शन भी कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकाला है हम लोगों ने, वो भी टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन 1 से निकालते हैं, परसेंटेज 100 से निकालते हैं, सेम उसी टाइप से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से निकालते हैं। 100% मतलब होता है 1, तो 80% मतलब कितना होगा, तो अल्फा की वैल्यू है कितनी है, 0.8 है। अगर मैंने लिख दिया कि मान लो 50% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। अगर मान लो 20% डिसोसिएट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 होगी। क्या बात आ रही समझ में मेरी। अगर मैंने बोल दिया कुछ नहीं दिया हुआ है, मान लो कुछ नहीं, अगर डिसोसिएशन दिया हुआ है और आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप उस केस में क्या मानोगे, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। और 100% डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी ले लेनी है आपको, 1 ले लेनी है। क्लियर है। तो आपको हमेशा डिसोसिएशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। अगर आपको नहीं दी जा रही है, तो फिर से बता रहा हूं, अगर अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जा रही है और आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना, तो आप उस केस में मान लोगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, मतलब 100% डिसोसिएट कर गया है। क्लियर है। कुछ लोगों को ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली डिसोसिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। याद करो हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो बहुत ही कम डिसोसिएट करता है, पार्शियली डिसोसिएट करता है, बट जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मैं फिर देखो बता देता हूं, मैं इसको रफ करूं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये डाउट होगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि अल्फा यहां पर अगर मान लो नहीं दिया हुआ है तो आप 1 कैसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 1 तो उसके लिए यूज करते हैं जहां पे कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और कंप्लीटली डिसोसिएट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस समय देखो हम लोग क्या करते हैं,
जैसा कि देखो मैं बता रहा हूं, अल्फा इक्वल टू, ये हम लोगों ने पढ़ा था रूट के आई बाई सी, याद होगा आप लोगों को। एसिड के टर्म में हम लोग क्या लिख रहे थे, रूट के बाई सी, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, किसका, सॉल्वेंट का, तो जैसे जैसे आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पे कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी कम होती है, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है? यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बहुत ही कम डिसोसिएट करता है, बट अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओगे, यानी सॉल्वेंट डालते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो उसका अल्फा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। और अल्फा इंक्रीज करता जाएगा तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। इनफाइनाइट मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो अल्फा बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अल्फा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब तब तक मैंने वॉल्यूम बढ़ाया जब तक अल्फा बढ़ते बढ़ते कितना ना हो जाए, 1 ना हो जाए। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक को भी आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हो, कब मान सकते हो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने माना हो। ठीक है? तो बच्चों आप नोट कर लो इसको। तो मैं नेक्स्ट अब डिस्कस कर रहा हूं उसी में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया तो मैं रफ भी कर देता हूं। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज पूछ लेना आप। ठीक है? देखो बच्चों, तो मैं बच्चों डिसोसिएशन पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग बच्चों बार बार तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं। क्लियर है? और उसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? देखो बच्चों मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा। तो देखो बच्चों मैंने क्या लिया, पहले क्या लिया, मैंने एक ए बी टाइप का सॉलिड लिया, मतलब ठीक है, ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, एक्वस मतलब वाटर में डाला गया तो डिसोसिएट कर जाएगा। कैसे डिसोसिएट करेगा, ए एक्वस हो गया प्लस बी माइनस एक्वस हो गया। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब मैंने क्या माना, मान लो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर इसके a मोल्स हैं, ठीक है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा। तो t इक्वल टू क्या होगा, वीक वाले में इक्विलिब्रियम का साइन लगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस ए अल्फा, ये a अल्फा और ये a अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने पूछा बता बच्चों, बिफोर डिसोसिएशन इसके मोल्स कितने थे, a मोल्स ही थे, मैंने a मोल्स लिख दिया। अब बताओ बच्चों आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स कितने हो गए, a प्लस a अल्फा हो गया। तो मैंने पूछा बता बच्चों I की वैल्यू क्या होगी, तो आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस अल्फा। तो एक फॉर्मूला आ रहा है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, देखो मैं पैटर्न समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। तो पहला ही समझ में आ गया, यानी यहां पर n की वैल्यू 2 है। n2 मतलब मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जो 2 पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, तो n मतलब वो कितने पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है। समझ पा रहे हो आप बात? तो मैंने सेकंड एक ऐसा एग्जांपल लिया कि मैंने AB2 टाइप का लिया इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मतलब पानी में डाल दिया। तो इसमें देखो क्या होगा, AB2 टाइप का तो कैसे डिसोसिएट करेगा, A प्लस 2 होगा एंड 2B माइनस होगा। क्लियर है? अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं। तो मैंने माना बताओ t इक्वल टू 0 पर इसके a मोल्स हैं, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये a माइनस a अल्फा होगा, ये a अल्फा होगा और ये a अल्फा होगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो बच्चों यहाँ पर बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे, a, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पर a अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक a अल्फा कैंसिल, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक मोल से कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो यहाँ पर a अल्फा कम होगा तो कितना कम बनेगा, 2a अल्फा बनेगा।
अब बच्चों इन सबको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी a प्लस 2a अल्फा आएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो बच्चों बताओ यहां पर देखो i की वैल्यू कितनी आएगी, तो i इक्वल टू आएगा आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन, यानी वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2 अल्फा आ रही है। क्लियर है? अब देखो यहां पर n की वैल्यू मैं पूछूं कितनी थी, n मतलब ये कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा था, 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा था। क्लियर है? फिर मैंने देखो बच्चों थर्ड एग्जांपल लिया, थर्ड मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जो मान लो 4 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो मैंने ऐसा ले लिया। अब इसको जैसे ही एक्वस मतलब पानी में डालोगे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर जाएगा। कैसे डिसोसिएट करेगा, a प्लस 3 एक्वस हो गया और प्लस 3b माइनस एक्वस हो गया। क्लियर है? फिर मैं इसको जो लिखता हूँ t इक्वल टू 0 पर मैंने इसके a मोल्स मान लिए, तो फिर देखो t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, तो a माइनस ए अल्फा, यहाँ पर a अल्फा, यहाँ पर 3a अल्फा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? फिर आप देखो यहाँ पर बिफोर डिसोसिएशन कितना था, a था, और आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, a प्लस, ये पूरा जोड़ दो तो a अल्फा कैंसिल होगा, तो a प्लस 3 अल्फा बचेगा। यानी अगर आप यहां से i की वैल्यू निकालोगे तो वन ऑफ फैक्टर कितना आएगा, a प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई a, यानी वैल्यू कितनी आ रही, 1 प्लस 3 अल्फा। क्लियर है? और बच्चों यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है, यहां पर जो n इक्वल टू कितना है, 4 है, यानी मैंने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जो 4 पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है। समझ पा रहे हो बात लो आप लोग? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से एक देखो, यहाँ पे एक ध्यान से देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो मैंने a कितना भी स्टार्टिंग में मोल्स मान लो, लास्ट में देखो a वाला टर्म बच ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी देखो a b c d 10 20 कितना भी मान लो, लास्ट वाला टर्म देखो बच ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखो मैंने a माना था, यहाँ पर स्टार्टिंग में मोल्स देखो a बचा ही नहीं। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में कितने भी मोल्स मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फॉर्मूले में। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है। मैंने यहाँ पे देखो पैटर्न क्या देखा कि जब ये 2 पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। जब ये 3 पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब यहाँ 4 पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी अल्फा के पहले देखो यहाँ पर टर्म कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, n से 1 कम आ रहा है। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, चलो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो मैं ऐसा कोई ले रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट जो मान लो 5 पार्ट में डिसोसिएट करता हो, यानी यहां पे n की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। अब देखो 5 पार्ट में कैसे डिसोसिएट करेगा, यहां पर क्या आएगा देखो 2a प्लस 3 एक्वस आएगा और प्लस 3b माइनस 2 एक्वस आ गया। फिर देखो हम लोग लिखेंगे इसको t इक्वल 0 पर a मोल्स मान लिए, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, a माइनस a अल्फा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2a अल्फा होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3a अल्फा होगा। क्लियर है? डैश मतलब 0 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में था ही नहीं वो। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग में मोल्स कितने थे, a, और आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स कितने हो गए, 5a अल्फा से a अल्फा कम हो गया, मतलब क्या आएगा, a प्लस 4a अल्फा। तो यानी मैंने बच्चों पूछा यहाँ पर i की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 4a अल्फा डिवाइड बाई a, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 4 अल्फा। तो अगर आपने n की वैल्यू 5 ली तो यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो देखो जो यहाँ से एक पैटर्न मुझको समझ में आ रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मुझे लगा शायद कुछ लोग डाउट पूछ लोगे, इसलिए मैं देखो आपको समझा भी दे रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया। तो बच्चों मैंने यहां पर देखा कि आप क्या करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले लो और कितने भी मोल्स ले लो। तो यहां पर जो आई आएगा डिसोसिएशन, मान लो मैंने क्या लिया, एक n, ऐसा मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जो n पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है। क्लियर है? मान लो यहां पर क्या होगा, a1 होगा, मान लो ये a2 हो गया, प्लस डॉट डॉट यहां पर क्या हो गया, an तक हो गया। तो मैंने यहां पर ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो n पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है। क्लियर है?
तो यहां बताओ बच्चों आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू होगा, इसको फिर उसी फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, सॉल्व करके चेक भी कर लेना चाहना तो n-1 इंटू अल्फा। तो उसके पहले पैटर्न क्या आ रहा था, देखो यहाँ पर अगर ये n 5 पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है तो यहाँ पे अल्फा के टर्म में कोएफिशिएंट कितना है 4 आ रहा है। जब 4 पार्ट में कर रहा था तो अल्फा के सामने कोएफिशिएंट 3 आ रहा था, यानी हमेशा कम आ रहा था। यानी अगर n पार्ट में डिसोसिएट करेगा, n मतलब कितने पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है, वो n की वैल्यू है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर अल्फा के पहले जो आएगा वो इससे क्या आएगा, 1 कम आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए हो गया, जब जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा तब तब क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है ना, तो हम लोग बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। और अगर आपको मान लो अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आप क्या मान सकते हो, अल्फा की वैल्यू 1 मान सकते हो। और 1 कब होती है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। क्लियर है। और अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n के बराबर होगी। ठीक है, समझो बात को। और यहां पर देखो क्या लग रहा है, डिसोसिएशन में देखो 1 में देखो कुछ ऐड हुआ, देखो अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिसोसिएशन n मतलब जब भी कोई चीज डिसोसिएट होगी तो वो क्या होगी, अपने से ज्यादा पार्ट में ब्रेक होगी। तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 1 से ज्यादा रहेगी। बात आ रही समझ में। तो n की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो ये हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया। और अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहता है, और 1 में एक पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे तो आई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों को कि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज्यादा होती है। क्लियर है। और आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, सॉरी n के बराबर होती है। n मतलब कितने पार्ट में डिसोसिएट कर रहा है। अगर मान लो यहां पर आपको अल्फा नहीं दिया होता तो आई कितना मान लेते, 5 मान लेते। क्लियर है आप लोगों को। तो बच्चों देखो ये 3 चीजें हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, तो ये देखो नोट कर लो। तो अभी तो हम लोग ने डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखा है, सेम इसी टाइप से अब एसोसिएशन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना। तो मैं रब करता हूं इसको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है, और आपने नोट कर लिया तो मैं रब भी कर देता हूं। तो जो देखो हम लोग सेकेंड अब पढ़ते हैं एसोसिएशन के बारे में। क्लियर है। तो देखो एसोसिएशन बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो बच्चों मैंने क्या लिया, एक मैंने मॉलिक्यूल मान लो मैंने ले लिया, मान लो 2 ले लिया। ठीक है। जैसे आपने देखो इसको वाटर में डाला मान लो, और ये क्या कर गया, वाटर मैं ले रहा हूं, आप कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हो। ठीक है ना। अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल अगर सॉल्वेंट में एसोसिएट कर रहा है तो ये वाला केस आएगा। अब एसोसिएट मान लो 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या कर रहे हैं, यहां पर एक मॉलिक्यूल बना ले रहा है। क्लियर है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये एक एसोसिएशन का केस ले लिया हमने। मान लो मैं ऐसा भी ले सकता हूं, मैंने सेकंड केस में चलो इसी को ले रहा हूं कि मान लो मैंने 3 मॉलिक्यूल मिलके क्या कर रहे हैं, एक कुछ भी A3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये भी एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मतलब एसोसिएट कर रहे हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल, और जब एसोसिएट करेंगे तो क्या होंगे, डाइमर ट्राइमर पॉलीमर ऐसा कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं, वहां पर 3 मॉलिक्यूल कर रहे हैं। मैं चलो एक केस और ले लेता हूँ, कोई भी केस ले लो आप। मैंने मान लो 4A ले लिया। ठीक है। ये एसोसिएट करके मान लो A4 बना रहा है, तो आप कोई भी मान सकते हो। ठीक है ना। अब देखो यहां पर बच्चों देखो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 2। वहां पर n था कितने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, और यहां पर n मतलब कितने पार्ट एसोसिएट हो रहा है। दोनों n में डिफरेंट है। ठीक है ना, डिफरेंस है, ध्यान से देखो। वहां पर n अलग था, वहां पे प्रोडक्ट में देख रहे थे कितने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है। यहां पे मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं कि यह कितने पार्ट मिलके एसोसिएट कर रहे हैं। 2 पार्ट एसोसिएट कर रहे हैं, तो मैंने 2 लिख दिया n की वैल्यू। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे कितने एसोसिएट कर रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल, 3 कर रहे हैं, तो यहां पे n की वैल्यू 3 हो गई।
मैंने पूछा बता यहां पर कितने एसोसिएट कर रहे हैं, 4 सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 4 हो गई। क्लियर है। अब देखो यहां पर सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या मान लिया, इसके a मोल्स हैं। t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर क्या मान लिया, ये a माइनस क्या हो गया, a अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा हमेशा किससे देखते हैं, 1 से देखते हैं। 1 से अगर अल्फा कम हो रहा है तो a से कितना कम होगा, a अल्फा कम होगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, किस में कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, 2 मोल से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। जब 2 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, हाफ बनेगा। ध्यान से समझना, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, यानी जब ये 1 मोल कम होगा तो ये क्या हाफ मोल बनेगा। तो यहां पे कितना कम हो रहा है, a अल्फा, तो यहां पे कितना बनेगा, a अल्फा बाई 2 बनेगा। ध्यान से देखो, यहां पर आप a माइनस 2a अल्फा मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसी इक्वेशन को मोल्स के टर्म में अलग लिखते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में अलग लिखते हैं। तो यहां पे मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो अल्फा हमेशा 1 से देखते हैं, 1 से अगर अल्फा कम होगा तो a से a अल्फा कम होगा। तो जब 2 मोल कम होंगे तो 1 मोल बनेगा, 1 कम होगा तो हाफ बनेगा, तो a अल्फा कम होगा तो a अल्फा बाई 2 बनेगा। क्लियर है। तो देखो बच्चों यहां पर इसके मोल्स स्टार्टिंग में कितने थे, a थे, और फाइनल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो तो दोनों को ऐड करोगे तो a कॉमन आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, a प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, a अल्फा। देखो जो ध्यान से देखना, आप कैलकुलेशन कर लेना। देखो ये कैलकुलेशन आ रही है, यहाँ पर देखो a कॉमन है, इन दोनों में a कॉमन है तो 1 बाई 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। तो बच्चे देखो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आएगी, i इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन, यानी वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे देखो i की वैल्यू ये आ रही है। इसको सॉल्व नहीं करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे एक पैटर्न बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है। क्लियर है। तो ये लिख दिया। सेकंड केस देखो बच्चों, मैं क्या ले रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या मान लिया, फिर इसको a मोल्स मान लिया। कितना भी होगा, a आप एक नंबर है, कितना भी मान सकते हो, 2 3 4 5 6 10 कुछ भी मान लो, क्योंकि वो लास्ट में कैंसिल हो ही जाना है, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, a माइनस a अल्फा, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 से लेते हैं। तो जब ये 3 मोल कम होगा तो 1 मोल बनेगा, तो 1 से कितना बनेगा, 1 बाई 3 बनेगा। तो a अल्फा कम होगा तो कितना बनेगा, ये a अल्फा बाई 3 बनेगा। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, यहां पर कितने मोल्स होंगे, a होंगे, और आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, a प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू a अल्फा लिख दिया मैंने। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने पूछा i की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो i की वैल्यू क्या होगा, बिफोर आफ्टर बाय बिफोर, तो आफ्टर बाय बिफोर करोगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। अब बच्चों देखो फोर्थ वाला देखो, फिर t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, a मान लिया, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम क्या होगा, a माइनस a अल्फा, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 से लेते हैं। तो 4 से 1 तो 1 से 1 बाई 4, तो a अल्फा जब कम होगा तो क्या होगा, a अल्फा बाई 4 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, a मोल्स है आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, और आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, ये a लिखा हुआ है, इनमें से a अल्फा कॉमन लोगे तो आएगा 1 बाई 4 माइनस 1 इंटू a अल्फा आ गया। तो यहाँ पे बच्चों मैंने पूछा i की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो a प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 इंटू अल्फा है, ये a अल्फा है, ये आफ्टर डिसोसिएशन बाई बिफोर डिसोसिएशन, तो यानी वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 इंटू अल्फा आ गया। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यानी अगर कोई भी 2 पार्ट एसोसिएट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट आ रहा है। यहाँ पर देखो 3 पार्ट n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 पार्ट सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 3 आ रहा है। ध्यान से देखा, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसी टाइप से आप निकाल सकते हो, n की वैल्यू 5 होगी तो वहाँ 5 आएगा, 6 होगी तो 6 आएगा, 7 होगी तो 7 आएगा। क्लियर है। तो वहां से भी देखो हम लोग एक पैटर्न बना सकते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा।
और अगर नोट कर लिया है तो मैं रफ भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे, देखो मैं पैटर्न क्या बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने मान दिया कि मान लो, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि n सॉल्यूट के पार्टिकल है वो एसोसिएट करके क्या बना दे रहे हैं, मान लो कुछ an बना दे रहे हैं। क्लियर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप इसको सेम इसी टाइप से सॉल्व करोगे। t इक्वल टू 0 लिखोगे, t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम लिखोगे, ये वाली लाइन लिखोगे, फिर i की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है तो मैं पैटर्न देख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर n पार्ट, n मतलब ये n पार्टिकल सॉल्यूट के एसोसिएट कर रहे हैं, वो n की वैल्यू है। डिसोसिएशन में n अलग था, एसोसिएशन में n अलग है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये आएगा जो पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 2 था, देखो यहाँ पर 2 आया है। वैसे यहाँ पर n है तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, देखो ये वाला टर्म आएगा। क्लियर है। तो यानी मैं पूछूं, देखो i की वैल्यू, देखो n हमेशा एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट क्या होंगे, 1 2 3, मतलब 2 3 4 5 6, हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएट करेंगे। यानी मैं बोला n की एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और अगर 1 से ज्यादा होगा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि 1 अपॉन, अगर 2 भी होगा तो भी निगेटिव आएगा, 1/3 लोगे तब भी सॉल्व करोगे निगेटिव आएगा। यानी बच्चों मैं बोल रहा हूं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये पार्ट क्या है, ये निगेटिव है। क्योंकि फिर से समझो, जो एसोसिएशन हो रहा है ना, एसोसिएशन किसका हो रहा है, देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 पार्टिकल एसोसिएट कर रहे हैं। इसके बाद लिया था n की वैल्यू 3 ली थी, n की वैल्यू 4 ली थी, हमेशा 1 से ज्यादा ली थी ना हम लोगों ने। तो यहाँ पर जब 1 से ज्यादा लोगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी और अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पूरी टोटल वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। और 1 से कुछ माइनस करोगे तो मैं बोल रहा हूँ आई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यहाँ पर 1 से कम आएगी। आप कोई भी वैल्यू n की ले लो, बट हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे, और 1 से ज्यादा लोगे तो देखना हमेशा आई की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। क्लियर है। अगर मैंने पूछा बता बच्चों आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, देखो 1 पे डिपेंड कर रही है, अल्फा पे डिपेंड कर रही है। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 उठा के रखो, तो जैसे 1 रखोगे तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 1 कर दो, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1। यानी ये जो आई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखो ये कैंसिल हो गया। तो जो आई की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 बाई एन आई है। आई अगर आपको दिया हुआ है तो अच्छी बात है क्वेश्चन में, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर आपको अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा क्या करोगे, देखो डिसोसिएशन दिया हुआ है तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा के आई की वैल्यू निकालोगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा होगा तो एसोसिएशन का फॉर्मूला लगा के आई की वैल्यू निकालोगे। क्लियर है। तो देख लो, ठीक है। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे वाटर में तो हमेशा डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज करोगे। तो आप इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। तो अभी जस्ट हम लोग ने आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा है, किसमें, डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में। अब इसके ऊपर बहुत सी डिटेल में और डिस्कस करने वाले, अभी ये वांट फैक्टर खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है। तो नोट करिए आप।